नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं सीए मनीष कोठारी, सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग पेपर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, हमारे सिलेबस का ऑलमोस्ट सबसे लंबा चैप्टर। यूँ कह लीजिए कि हमारा 20% सिलेबस एक ही चैप्टर से कवर होता है और ये चैप्टर है पार्टनरशिप एंड एलएलपी। इसके अंदर कुल अलग-अलग 6 प्रकार के यूनिट्स हैं। सभी चीज़ों की डिस्कशन होगी। पार्टनरशिप क्या है उसका इंट्रोडक्शन भी होगा और उसके बाद पार्टनरशिप कैसे बनेगी, उसमें नए पार्टनर को एडमिट कैसे करेंगे, रिटायर कैसे होगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूट कैसे होगी, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। एलएलपी के बारे में हम समझेंगे। एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये पूरा जो ये चैप्टर है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अच्छे से तैयार करना है दो वजह से। ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली पूरी लाइफ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर ये चैप्टर को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो आप समझिए कि भारत के अंदर जो छोटे व्यापारी है जो अब तक पार्टनरशिप से बिजनेस कर रहे हैं उन सारे के अकाउंटिंग आप इजीली कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 10, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। हमारा पहला यूनिट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक ओवरव्यू दिया हुआ है पार्टनरशिप का कि क्या है पार्टनरशिप। एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न, मतलब एक पार्टनरशिप जो है वो कैसे शुरुआत होगी। तो सबसे पहले कोई एक बिजनेस यूनिट होगा, उसके बाद उसमें एक से ज्यादा लोग काम करना शुरू करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे, फिर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी लोग काम करेंगे या कोई एक करेगा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। यहाँ पर पार्टनर की जिम्मेदारी बाहर वाले लोगों के प्रति अनलिमिटेड है। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट्स हो गए और लॉसेस हो गए वो पार्टनर शेयर कर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब समझ लीजिए, फर्म शब्द जहां पर यूज होता है तो उसमें दो एंटिटी हम इंक्लूड करते हैं। एक सोल प्रोपराइटरशिप। तो सोल प्रोपराइटरशिप के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 के। तो उसके फाइनल अकाउंट किस तरह से बनेंगे। पार्टनरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्म। तो पार्टनरशिप में मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता है वहां पर। जैसे वहां पर सोल प्रोपराइटर होता था, यहाँ पर एक पार्टनर और हो जाएगा या ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, लेकिन वही बेस पे हमें चलना है। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज होती है। सोल प्रोपराइटर में पार्टनर भी होती है। पार्टनरशिप चीज में एक और चीज ऐड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन क्यों करना है? क्योंकि क्यों कोई जो पार्टनर है उसको कितना पैसा देना है, मतलब उसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर बहुत बार जो पार्टनर होता है उसको कहीं ना कहीं रेम्यूनरेशन दिया जाता है, जिसे हम सैलरी कहते हैं। वो पूरा बिजनेस चलाता है तो मान लीजिए कि उसको हर महीने कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाता है, तो ही विल गेट दैट। लेकिन वो कब मिलेगा उसे? दैट विल बी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर पार्टनरशिप में आपस में तय होता है कि भाई हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उस पर इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, तो वो भी प्रोविजन यहाँ पर है। तो वो उसका हम अकाउंटिंग कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एक और चीज यहाँ पर ज्यादा क्या होगी, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। इसमें दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस चैप्टर में करीबन 10-11 इलस्ट्रेशन के अंदर सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझाई गई है। माय डियर फ्रेंड्स, आईसीआई ने ये इतना जो स्टडी मटेरियल बनाया है, परफेक्ट बनाया है कि आप एक शब्द को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम यहाँ पर हर एक शब्द को मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको जितने भी मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे।
लेकिन इलस्ट्रेशन को हमें एक भी नहीं छोड़ना है। और जो भी टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चन है उसको तो करना ही है, और जितने भी पास्ट ईयर में जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन रिसेंट वन, बहुत पुराने पेपर्स को कवर नहीं करेंगे। पहला प्रश्न, व्हाई पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा हिंदी फिल्म है उसमें बहुत सारे गाने गाने चलते हैं। एक गाना आपने सुना होगा कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर होती है। एन इंडिविजुअल दैट इज sole proprietor may not be in a position to cope with the financial and managerial demand of the present day business world। इतनी तरह के काम होते हैं एक प्रोपराइटर को, तो वो बिजनेस करेगा या बाकी की फॉर्मेलिटीज करेगा, ये सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। इसीलिए क्या होगा कि वो चाहेगा कि उसके साथ कोई और व्यक्ति जुड़े। एज अ रिजल्ट, टू और मोर इंडिविजुअल्स may decide to pool their financial and non financial resources to carry on a business। मतलब या तो कोई दूसरा व्यक्ति है वो पैसों से मदद करेगा, या खुद अपना वक्त और दिमाग भी साथ में लेके हेल्प करेगा। सो देयर मे बी अ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी ऑन द बिजनेस। अब सब लोग कहते हैं कि भाई पार्टनरशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप को कहाँ पे डिफाइन किया है? तो पार्टनरशिप जो है वो 1932 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट भारत सरकार ने लाया था। आज भी वो वैलिड है, और उसकी सेक्शन 4 क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा और एनालाइज कर रहा हूँ। क्या है पार्टनरशिप? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, मतलब दो व्यक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर पर्सन्स का मतलब एंटिटी है, मतलब कोई कंपनी भी पार्टनर बन सकती है जिसकी अपनी लीगल एंटिटी हो। लीगल एंटिटीज का मतलब क्या है? जिसको लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है तो वो अगर मान्य कब होगा, तो उसके लिए क्राइटेरिया है, रूल्स है। अगर कोई फर्म दूसरी पार्टनरशिप में एंटर होना चाहती है तो वो हो सकती है कि नहीं। तीसरा, कोई कंपनी है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहती है तो उसके लिए रूल क्या है, सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई। तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु एग्रीड, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। या तो सभी लोग काम करेंगे या कोई एक करेगा, लेकिन वो जो काम करेगा वो सबके बिहाफ पे करेगा। मतलब आगे जाके दूसरा पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि भाई ये जो मेरे पार्टनर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है वो नल एंड वॉइड है, मेरी सम्मति नहीं है। ऐसा वो नहीं बोल सकता, क्योंकि पार्टनर को इम्प्लाइड ऑथोरिटी दी गई है। ही विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ऑल ऑफ देम टुगेदर। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है? सबसे पहली बात, existence of an agreement as per section 5 of the Indian Partnership Act। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट मे बी इन रिटन, मे बी ए ओरल, बट एग्रीमेंट होना जरूरी है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस एज इट हैपेंस इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसे कहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे लीगल वेरियस एंटिटीज में, तब आप लोगों के अंदर पढ़ोगे कि HUF जब बनाते हैं तो सभी इसके मेंबर्स जो है वो को पार्टनर कहलाते हैं, लेकिन इट इज डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द लॉ। लेकिन यहाँ पर स्टेटस क्या है? पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्टनरशिप ऐसे ही नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है
उसने कहा कि भी इस तरह की एग्रीमेंट बनेगी जिसमें सबकी सम्मति लगेगी, तो उस तरह से पार्टनरशिप एक्ट में ये डिफाइन किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे गाइडलाइन के अनुसार जब एग्रीमेंट बनेगी तो हम इसे मान्यता देंगे। दूसरा, a formal or written agreement is not necessary to create a partnership। मतलब कोई लिखित कागज ना हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं चलता है। ओके, हम तभी काम करेंगे जब कोई ना कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे हम डीड कहते हैं, वो होगी। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि ये हमने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है, लेकिन मेरे पास फॉर्मली कुछ रिटर्न नहीं है, हमने जबानी बात की, तो हम पहला काम क्या करेंगे, उसे ये सलाह देंगे कि आप पहले अपना एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाइए जिसमें सब कुछ चीजें लिखिए, और ये डीड बन जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, सारी चीजों में क्लैरिटी आएगी और एज अ सीए हम उसको बेटर तौर पर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। दूसरा, बिजनेस। A partnership can exist only in business। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है, और कोई पर्सनल एग्रीमेंट है तो उसके लिए ये लोन नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिर्फ बिजनेस की बात करता है। तो बाकी सब कोई प्रवृत्ति है, कई मान लो 4 लोग इकट्ठा होकर बोलेंगे कि हम चैरिटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका अलग से ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, तो उसका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के कायदे अलग रहेंगे। लेकिन बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत उससे रजिस्ट्रेशन करवाना। A partnership can exist only in business, thus it is not the agreement alone which creates a partnership. A partnership come into existence only when partners begin to carry on business in accordance with their agreement. Section 2 of the Indian Partnership Act 1932 only states that business includes every trade, occupation and profession। तो हर एक प्रकार का ट्रेड माने व्यापार, ऑक्यूपेशन यानी कोई भी बिजनेस जो कोई अलग अलग व्यक्ति करते हैं, और प्रोफेशन। हमारा ये एग्जांपल ले लीजिए, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, या तो 2 एडवोकेट मिलकर भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों मिलकर भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, लेकिन हमें सोचना क्या है कि इट शुड हैव सम बिजनेस पर्पस। तीसरी बात, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। वहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है, इट बी द पर्सन कंसर्न मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब साल के अंत में 5 लाख प्रॉफिट हुआ, एक व्यक्ति जो है वो बोलेगा कि ये 5 लाख मेरे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। देयर मस्ट बी अ शेयरिंग रेशियो, because no person is a partner unless he or she has the right to share the profit of the business। Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 does not insist upon sharing of losses। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे जाके हम माइनर की बात करेंगे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्या है, प्रॉफिट तो शेयर करना ही है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि सब लोग शेयर करें। Thus a provision for sharing of loss is not necessary। दूसरा, म्यूचुअल एजेंसी। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं फीचर्स को, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड बनेगी उसमें ऐसे हर एक क्लोज हो गए, ठीक है। आगे जाके आप खुद बाद में ड्राफ्टिंग करोगे पार्टनरशिप डीड का, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसमें ये सारी चीजें आप लिखोगे कि भाई ये दो व्यक्ति पार्टनर में बन रहा है, और इस तरह से ये बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस का नाम लिखेंगे कि भाई ये, चलिए, टी पोस्ट जैसी चाय बेचेगा, या तो फिर ये जो है वो कोई ट्रक हायरिंग की सर्विस करेंगे, या तो फिर कोई वेजिटेबल वेंडर बनेगा, या रिटेल शॉप्स सर्व करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस में लिखनी, या तो फिर आपको हर एक क्लोज लिखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति को कितना शेयर मिलेगा। मान लो 4 लोग हैं, 25% के बीच पे पार्टनरशिप बना सकते हैं। 4 में से ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति को 25%, दूसरे को 25%, बाकी के 2 लोगों को कुछ और शेयर 30-20, लाइक दैट।
टोटल 100 करना है। नाउ म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? एजेंसी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है वो प्रिंसिपल है और दूसरा उसका एजेंट है। एजेंट जो काम करता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक काम करेगा लेकिन सबके ऑन बिहाफ करेगा। Thus, if the person carrying on the business acts not only for himself but for other also, that they stand in the position of the principal and agents, they are partners। तो इसी तरह से भी पार्टनरशिप में काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ माइनर एज ए पार्टनर, ये फिफ्थ और फाइनल पॉइंट है फीचर्स के। तो माइनर को क्या पार्टनर बना सकते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन वर्डिंग को मार्क कीजिए। A minor can be added in partnership firm। मतलब डे वन को अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो तो उसमें माइनर को सम्मिलित नहीं कर सकते, उसको ऐड कर सकते हैं जब पार्टनरशिप फर्म अस्तित्व में आ जाए। उसका मतलब क्या है? मान लो तीन दोस्त है, हम कुछ नाम दे देते हैं। एक रेंचो है, एक फरहान है और एक राजू है। राजू की उम्र 17 साल है, बाकी रेंचो और फरहान जो है वो 20-22 साल के। ये लोग है कौन? लेकिन वो लोग थ्री इडियट्स के कैरेक्टर। तो ये तीन, अगर राजू 17 साल का है तो वो पार्टनरशिप में एंट्री नहीं हो सकती। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो पहले रेंचो और फरहान के बीच में एक पार्टनरशिप बनेगी। ये पार्टनरशिप जब बन जाएगी, वो लोग तय करेंगे कि चलो एक फिल्म बनाते हैं डंकी नाम की। तो राजू को तो हिस्सा देना है, तो अब क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, मतलब पहले पार्टनरशिप बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, फिर राजू को ऐड करेंगे। लेकिन राजू को ऐड करने में सबसे बड़ी बात क्या है? बट द कंडीशन इज दैट ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट ओनली। अगर कल जाके फिल्म नहीं चली और लॉसेस आ गए तो राजू को लॉसेस नहीं भरना है, इसको भरना है सिर्फ रेंचो और फरहान को। It cannot be made to share losses of the firm। If the partnership firm suffer losses, then it will be borne by other major partner in their profit sharing ratio। So this is one of the most important aspect। Number of partners। पार्टनर्स मिनिमम कितने होने चाहिए? दो। दो लोग हो गए तभी तो पार्टनरशिप होगी, नहीं तो सॉल्व प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। मैक्सिमम कितने हैं? एज पर द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। माइंड वेल, यहाँ पर कंपनीज एक्ट आया है तो आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाएगा कि भाई मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज 500 या 200। तो वह जो भी है वो वहां पर कुछ डिफाइन नहीं। ये कहाँ पे डिफाइंड है? ये है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। As per the section 464 of the Companies Act 2013, no association or partnership consist of more than 100 number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business। तो ये 100 लोग कब एकत्रित होके 100 से ज्यादा पार्टनरशिप में सम्मिलित नहीं हो पाए। रूल 10 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 स्पेसिफाई द लिमिट एज 15। गवर्नमेंट को लगा यार ये तो 100 तो ज्यादा हो जाए, तो उन्होंने बाद में क्या कर दिया, जब रूल बनाए तो कोई भी, मान लीजिए थोड़ा सा आपको लॉ का बैकग्राउंड होगा ही क्योंकि एक पूरा पेपर है, तो थोड़ा समझ लीजिए कि एक्ट जो होता है उसके अंदर जो ब्रॉड गाइडलाइन होती है, लेकिन जो फाइनर पॉइंट्स होते हैं वो रूल्स में दिए। एक्ट पार्लियामेंट में बनते हैं और उसको मॉडिफाई करने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत रहेगी। रूल्स कैन बी चेंज्ड। तो रूल्स को बाद में बदला जा सकता है, नए रूल्स ऐड किए जा सकते हैं, पुराने निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती है वो एक्ट में होती ही नहीं है। आप बेर एक्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा
कि भाई ये मैं कंपनीज एक्ट को पढ़ रहा हूँ, ये 500 पेज की किताब है, लेकिन बाद में जब रूल्स की किताब आप देखोगे तो वो 1500 पेज की और किताब होगी, तो पूरा मिलकर एक बड़ा सा एक्ट बन जाता है। लेकिन ये जो लॉज है उसमें रूल्स क्या कह रहा है? रूल 2014 स्पेसिफाइज द लिमिट एज 50, वो बोल रहा है 50 लोग का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पार्टनरशिप फर्म्स आर 50। तो हमारे लिए कितने रह गए? 50। अब भारत सरकार ने देखा कि भाई हमारा ये जो लॉ है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। मतलब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मान लो एक तो पार्टनरशिप है, उसने बिजनेस किया और काम अच्छा चला, उन्होंने लोन वगैरह लिया। अब लोन लेके उन्होंने 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपीस का बिजनेस डेवलप तो किया था, लेकिन इसमें लॉस आ गया और सारे रुपए चले गए। आपको लगता है कि इंडिविजुअल पार्टनर इतना रुपया भर पाएगा? हुँ? जो कि लोन लेके उसने काम किया था। तो उससे क्या हुआ कि स्केल ऑफ पार्टनरशिप हमेशा छोटी रही। ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, वो क्या करती है वो आपको बताता हूँ। मान लो एक पार्टनर ने तो लॉस हुआ है, वो व्यक्ति के पास अपनी कुछ निजी संपत्ति 10 करोड़ है, उसने पार्टनरशिप में 1 करोड़ लगाया। अब पार्टनरशिप ने लोन वगैरह लेकर बिजनेस किया जिसमें 20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये जो पार्टनर था उसके ऊपर 10 करोड़ की जिम्मेदारी आई। लो ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप में घाटा होता है तो उस व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति जो कि 10 करोड़ की है उसमें से भी वो भुगतान करना है। तो मतलब क्या हुआ कि ये पूरा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जब तक उनके पास पूरा पैसा था वो सब भरपाई नहीं हो जाता। तो उससे क्या होता है, लोग काफी डर रहे थे, डर गए थे मीन्स भी इतना जोखिम नहीं उठा रहे थे। और जोखिम नहीं उठाते तो क्या होता है, उनका जो बिजनेस का स्केल होता है वो छोटा रहे। So that was the inherent shortcoming of the unlimited liability, the partnership. A need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership. मतलब कुछ ऐसी चीज हो कि भी हम बिजनेस तो करें, प्रॉफिट मिले तो नेचुरली शेयर करेंगे जो स्टेक होल्डर हो गए उनसे, लेकिन अगर नुकसान होता है तो मैं सभी चीज गवा के नहीं बैठ, मेरी लॉसेस जो है वो मेरे जो कैपिटल मैंने इनपुट किया है वहां तक सीमित रहे, ऐसा कुछ लो होना चाहिए। हालांकि ऐसा कहाँ होता था? कंपनीज में। लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है कि आपका जितना शेयर होता है उतने तक ही आपका लॉस सीमित है। तो उसी लाइन पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया। In order to encourage Indian professionals to participate in the international business community without apprehension of being subject to excessive liability, the need for having a legal structure like the LLP, that is Limited Liability Partnership, is encouraged. Thus, in conversion towards the global scenario, मतलब एक वैश्विक परिस्थिति में भारतीय बिजनेस को पहुंचाने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 वॉज इंट्रोड्यूस 2008 में, मतलब आज 24 चल रहा है, तो ये सिर्फ 16 साल का एक्ट है। 1932 का एक्ट ऑलमोस्ट 92 ईयर्स का हो चुका है और ये सिर्फ 16 साल का है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो लॉ है, हालांकि ये है कि अल्टीमेटली इट इज अल्टीमेटली ए पार्टनरशिप, तो उसके ज्यादातर चीजें कहाँ से उठाई गई होगी? 1932 के लॉ से। लेकिन बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों को इसमें रिसर्च करके भारत सरकार ने बहुत ही बढ़िया एक्ट बनाए हैं। और आगे जाके भी आप देखेंगे कि आपको जो भी इनकॉर्पोरेशन का काम करना होगा, जब आप सीए बन जाएंगे और नई नई पार्टनरशिप फर्म वगैरह बनाने में हेल्प करेंगे, तो ये फॉर्म जो है वो ज्यादा यूज होने वाला है, अभी भी हो रहा है। तो उससे क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, आगे जाके दोनों की कंपैरिजन भी आएगी तो उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे।
The limited liability partnership reviews an alternative corporate business proposal that provides the benefit of LLP but allows its members the flexibility of the organizing their internal structure as a partnership, which is based on a mutually arrived agreement. The LLP will be a separate legal entity. Mind well, this is one of the most important aspect. ये अब पार्टनरशिप है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन, उसको लीगल एंटिटी नहीं मानते, उसे क्या मानते हैं? एक सिंपल पार्टनरशिप 1932 एक्ट वाली पार्टनरशिप को सिर्फ एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानते हैं, जबकि एलएलपी का खुद का अपना अस्तित्व है, वो एक लीगल एंटिटी है, liable to the full extent of its asset with the liability of the partners being limited to their agreed contribution in the LLP, which may be of tangible or intangible nature or both tangible and intangible nature. Now, what are the advantages? कि भाई ये ठीक है, बना लेते हैं पार्टनरशिप, के फायदा क्या है? तो फायदा क्या है? LLP is organized and operates on the basis of agreement. Without agreement, जैसे हमने देखा था कि पार्टनरशिप कैन बी ओरल ऑल्सो, वहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा आपको लीगल एग्रीमेंट में जाके जब तक उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी नहीं होती, एलएलपी अस्तित्व में ही नहीं आती है. Second thing, enables professional technical expertise and initiative to combine with financial risk-taking capacity in an innovative and efficient manner. वाक्य छोटा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. हाँ, क्या कर रहा है? इनेबल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड इनिशिएटिव टू कंबाइन विद फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इन एन इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर. ये चीज जो है वो हमारे स्टार्टअप को इंडिकेट कर रहा है. स्टार्टअप क्या है भाई? स्टार्टअप ये है कि भारत सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है कि भाई हमारे सामने ढेर सारे प्रॉब्लम, अगर कोई व्यक्ति इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके कुछ बिजनेस करेगा तो उसे एक स्टार्टअप माना जाएगा, उसे बहुत सारी रियायती दी जाएगी, उसको हेल्प की जाएगी. आजकल जो लोग हैं वो स्टार्टअप को फाइनेंस करने में भी आगे हैं. कुछ हमारे स्टार्टअप तो बहुत वेल फेमस, मतलब वेल नोन हो चुके हैं. तो ये क्या होता है कि उसमें प्रोफेशनल लोग होते हैं. प्रोफेशनल लोग माने कौन? सीए होते हैं, या तो एडवोकेट, इंटरटेक, आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स, ये सारे लोग प्रोफेशनल हैं. टेक्निकल एक्सपर्टाइज यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, ये सारे लोग जो है वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट उसको नहीं चाहिए, तो ये जो है इसके लिए नए द्वार खोलता है. Third one, limited liability of partner as in case of corporate entities, along with flexibility of a partnership without imposing detailed legal and procedural requirements. देखिए, कंपनीज जो होती है उसको ढेर सारी फॉर्मेलिटीज का पालन करना, उसको टाइम टू टाइम रिटर्न वगैरह फाइल करना होता है, उसको रजिस्टर ऑफ कंपनीज को स्टेटमेंट फाइल करना होता है, उसको कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट रखने के लिए अनेक लोगों का पालन करना. यहाँ पर यह स्केल छोटा है, जो भी एप्लीकेबल होगा उसी को वो टच करेगा, इसीलिए एलएलपी जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है. लोअर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट एंटिटीज, खर्चा भी कम है. ऑडिट नॉट मैंडेटरी, मतलब जब तक कुछ हद तक टर्नओवर नहीं होगा ऑडिट की जरूरत नहीं. चैलेंजेस क्या है? क्योंकि एडवांटेज होते हैं तो सब लोगों को लगा कि भाई चलो हम भी बन जाते हैं, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप डिमांड कर सकते हो और कोई भी पब्लिक जो है आवश्यकता पर उसको मांग सकती है. दूसरा, नो ऑप्शन फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ी बात है. मतलब उससे क्या होगा कि जब तक आप पार्टनर नहीं बनते तब तक कोई दूसरा व्यक्ति इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. लोन दे सकता है लेकिन
इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एक्सटेंसिव पेनल प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस, जैसे कि भाई सरकार ने यहाँ पर पहले से ही सावधानी क्या रखी है कि अगर ये नॉन कंप्लायंस करने लगे सभी लोग तो क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अगर बन जाएंगे एलएलपी और कंप्लायंस ही नहीं करेंगे, तो इसीलिए स्ट्रिक्ट रूल रखे हैं कि अगर आप कुछ समय तक इसमें बिजनेस नहीं करते हो तो आपका एलएलपी जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलएलपी? सेक्शन 2, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी लॉ होगा उसमें अलग अलग सेक्शन होंगे। पहला जो सेक्शन होता है उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। आमतौर पर सेक्शन 2 के अंदर सभी में डेफिनेशन है, तो आप देखोगे कोई भी लॉ आप उठाओगे जब और डेफिनेशन के बारे में सोचोगे तो सेक्शन 2 के अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन बहुत रेयर लॉज ऐसे भी होते हैं उसमें सेक्शन 2 में आप पढ़ोगे तो उसमें बोलेंगे कि डिफाइन एज पर द रिटन इन सेक्शन 3, ऐसी चीजें भी मिलेगी। सो इट इज अ जनरल रूल, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन रहती है। Section 2 of the LLP Act 2008 defines limited liability partnership as a partnership formed and registered under this Act, and LLP agreement means any written agreement between the partners of the LLP or between the limited liability partnership and its partner which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to the limited liability partnership। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। समझते हैं कि एलएलपी जो है वो किस तरह से बनेगी। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, तो पार्टनरशिप क्रिएट होगी। फॉर्म्ड कब होगी? पार्टनरशिप डीड पे साइन करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, तब जाके उसका कानून का धब्बा लगेगा और फिर जाके उसका अस्तित्व बनेगा। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सबको साइन भी करनी है और रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। इसमें एक और कंसेप्ट है स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होगी उसके अंदर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट exceed 25 lakh rupees or such higher amount not exceeding 5 crore rupees as may be prescribed। सरकार को लगा कि भी चलो इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उन्होंने एक और कंसेप्ट डाल दिया, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, स्मॉल एलएलपी, छोटे बिजनेस के लिए। तो उसमें कंट्रीब्यूशन मीन्स पार्टनर शेयर, तो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? 25 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट। The turnover of which, as per the statement of the accounts and solvency for the immediately preceding financial year, does not exceed 40 lakh rupees or such higher amount। गवर्नमेंट चाहे तो इसे बढ़ा सकती है एज पर द रूल्स, लेकिन हमें दो फिगर याद रखना, कितना? 25 लाख रुपीस कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर 40 lakhs। ओके, तो अब ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो बनी, लेकिन उसका नेचर क्या हो? तो उसका नेचर में तीन चीजें बताई गई है। एक तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब उसका खुद का अपना इंडिविजुअल अस्तित्व है। दूसरा है उसका परपिचुअल सक्सेशन, मतलब पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, एलएलपी है वो जिंदा रहेगी, मतलब अस्तित्व में रहेगी जब तक कि सब लोग एकत्रित होकर खुद उसे वाइंड अप न करें, डिसॉल्व न। सो इट हैज गॉट अ परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा, एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट और लायबिलिटीज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनर मान लो बदल जाए तो भी उसके अस्तित्व और उसके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां वो बदलती नहीं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको समझिए। Save as otherwise provided, the provision of the Indian Partnership Act 1932 shall not apply to a LLP। मतलब कोई जाके कल कोर्ट में ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा कि भाई एलएलपी है वो अल्टीमेटली तो पार्टनरशिप है, तो 1932 वाले रूल्स भी इसके ऊपर लागू कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने लॉ के अंदर 2008 में क्लेरिफाइड कर
अब एलएलपी में कितने नंबर होने चाहिए मिनिमम? As per the LLP Act, any individual or body corporate may be a partner in LLP partnership, provided that an individual shall not be capable of becoming a partner of a limited liability partnership if. तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है उसकी कुछ चीजें दी हुई है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब उसकी लिखने पढ़ने की क्षमता नहीं है, वो खुद नहीं समझता कि ये क्या हो रहा है, अनसाउंड माइंड है, तो उसको पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। मान लो कि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंसॉल्वेंसी जाहिर की, मतलब कि भाई मेरे पास अब कुछ पैसा नहीं है, आप कोर्ट को कहता है कि आप मुझे इंसॉल्वेंट जाहिर कर दो, मैंने जो ये 10-15 करोड़ रुपए का लोन वगैरह लिया है वो भरने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। कोर्ट क्या करेगी, उसके पास जो भी बचा कुचा होगा वो स्वीकार करके उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगी आफ्टर ड्यू प्रोसीजर। तो ये इंसॉल्वेंट जो है उसका कुछ ना कुछ पीरियड रहता है कि भाई वो अगले 5 साल 10 साल तक वो नया बिजनेस नहीं कर सकता। अगर उसको एलएलपी में मेंबर होना है तो पुराना कर्ज सारे चुका देंगे, अगर वो नहीं चुका पाता तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहता है। ऐसे लोगों को नई पार्टनरशिप एलएलपी में शामिल नहीं किया जा सकता। अभी कोई व्यक्ति है, he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending। कोई व्यक्ति है, उसने कोर्ट को कहा है कि मुझे मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं ये जिन लोगों के पास से पैसे लिए थे उसको मैं वापिस नहीं करूंगा, या तो वापिस करने की क्षमता नहीं है, तो ये मेरी अर्जी आप स्वीकार कर लीजिए। कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया, कोर्ट ने अभी उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया है, और वो व्यक्ति आपके पास आकर बोलता है कि भैया ये एक एलएलपी नहीं बना दो जिसमें मुझे मेंबर बनना है, तो आपको क्या करेंगे, आप उसे विथ पोलाइटली पूछेंगे कि भाई आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन की है, वो बोलेगा हाँ, तो हम कहेंगे कि आप पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकते। माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना अच्छी तरीके से हमारी स्टडी मेट में दिया हुआ है, तो आप इसको जितना अभ्यास करोगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ उतनी ही बढ़िया रहेगी। तो क्या है, मिनिमम 2 लोग चाहिए, लेकिन इसमें एक इंडिविजुअल होने चाहिए, और ये इंडिविजुअल 3 चीज में नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज सिल्वर इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, उसने एप्लीकेशन भी नहीं की होनी चाहिए। अभी मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? If at any time the number of the partner of LLP is reduced below 2 and the limited liability partnership carries on the business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the limited liability partnership during the time that is so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that he is carrying on the business with him alone shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period। इसको समझ लो, 2 पार्टनर है, ए एंड बी। अभी मान लो मिस्टर बे का देहांत हो गया, ही इज एक्सपायर्ड, और मिस्टर ए है। भारत में क्या होता है, ज्यादातर लोगों को लॉ का पता ही नहीं, तो क्या करते हैं कि जब तक जरूरत नहीं होती है वो अपने सीए के पास या अपने एडवोकेट के पास जाते ही नहीं है। ए को लगा कि भाई चलो बी एक्सपायर हो गया है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, बिजनेस चला लूंगा, और ऐसे ही 6 महीना उसने बिजनेस चला लिया। अब क्या होगा, ये 6 महीने के दौरान उसने आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर दो 6 मंथ, 6 महीने के बाद उसने जो भी बिजनेस किया है उसके लिए वो अनलिमिटेडली लायबल है। 6 महीने तक उसका ये जो कार्य है वो माफ किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नाउ डेजिग्नेटेड पार्टनर।
तो उसको करना क्या होगा? यस, वन इम्पोर्टेंट थिंग, उसको क्या करना होगा, या तो एलएलपी को कन्वर्ट करवा दे वापस सोल प्रोपराइटरशिप में, या तो नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवा दे। तो हमारे यहाँ आमतौर पर ज्यादातर क्या होता है कि बी का कोई फैमिली मेंबर है उसको इंट्रोड्यूस करके नई पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। एक कंसेप्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस व्हाट? एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एलएलपी एक्ट, every LLP should have at least two designated partners who are individuals, and at least one of them should be a resident in India। मतलब दो एनआरआई बन के आपके पास आए, दोनों एनआरआई बोले कि हमें भारत के अंदर एक एलएलपी फॉर्म करना, तो आप क्या करोगे? एज ए सीए उसको चाय कॉफी पिलाओगे और प्यार से कहोगे कि सर आप में से कोई अब भारत में रहने वाला है? वो बोले नहीं, हम तो एनआरआई है। क्या करेंगे? आप उसे बताएंगे कि कोई एक ऐसा बंदा ढूंढो जो भारत में रहने वाला हो, तभी जाके एलएलपी बन पाएगी। अब for the purpose of this section, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period not less than 120 days during the immediate preceding year। आमतौर पर व्यक्ति की रेसिडेंसी तय करने के लिए अलग अलग कानून है, जिसमें अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है। खास करके फेमा यानी हमारा जो देश का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो भी डिफाइन करता है रेसिडेंसी। फिर इनकम टैक्स एक्ट वो भी रेसिडेंसी डिसाइड करता है। तो ये कायदे में ये क्या कहा है कि भाई रेसिडेंस कौन माना जाएगा कि वो नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर, जिस पिछले वाले साल के अंदर 120 दिन माने रफली बोले तो 4 महीना भारत में वो रहा होना चाहिए। Subject to the provision of the Act, if the incorporation document specifies who are to be designated partner, such person should be designated partner or incorporation। तो जो व्यक्ति का नाम उसमें लिखा है उसको हम डेजिग्नेट मानेंगे। State that each of the partners from time to time of LLP is to be designated partner. Every such partner will be designated partner। अगर एलएलपी के डीड में ही लिखा है कि भाई चलिए मिस्टर एक्स से वो 2 साल का रह गया, उसके बाद मिस्टर वाई डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, तो उस तरह से भी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनी पार्टनर में बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर जिसको आपको बनाना है डेजिग्नेटेड पार्टनर उसकी सम्मति तो आवश्यक है। मान लो 4 लोग हैं, उसने बोला कि मिस्टर ए विल बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो उसकी सम्मति उसमें होनी चाहिए। मिस्टर ए जो आगे जाके बोलता है कि नहीं भाई मेरे पास बहुत काम है, मैं अभी ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा, तो क्या होगा? He will not be a designated partner। Now what is his responsibility? Every LLP partner should file with the registrar the particulars of every individual who has given the consent। मतलब जिन्होंने कंसेंट दिया है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का, उसको रजिस्टर के पास दिया जाए। An individual eligible to be designated partner should satisfy such condition and requirement as may be prescribed। यहाँ पर भी क्या होगा? रूल्स में लिखा होगा कि कौन बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? As per the LLP Act, unless expressly provided otherwise in this Act, a designated partner should be responsible for doing all acts, matters, and things as are required to be done by the LLP in respect of compliance of the provision of this Act, including filing of any document, written statement, and direct report as per the Act। मतलब एलएलपी को हर साल रिटर्न फाइल करना है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? डेजिग्नेट पार्टनर की। उसको इंफॉर्मेशन देनी है रजिस्ट्रार को, तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? डेजिग्नेट पार्टनर की। Liable to all penalties imposed on the LLP for any contravention of those provision। अगर कुछ फाइन वगैरह हुआ, कॉन्ट्रावेशन हुआ तो
कौन जिम्मेदार है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। Now, limitation of liability of an LLP and its partner. तो limitation means इस हद तक ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और इसीलिए तो ये लॉ बना है। Under the LLP Act 2008, an obligation of LLP arising out of the contract or otherwise will be solely the obligation of the LLP. The liability of an LLP should be made out of the properties of the LLP. अब LLP के पास जो संपत्ति होगी वही में से उसको अपनी लायबिलिटी पे करनी है। The partner is not personally liable। बस एक ही सेंटेंस सबसे महत्वपूर्ण है। ये पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं है, तो क्या है, वो अपने इत्मीनान से बिजनेस कर पाए। Directly or indirectly for an obligation referred to above solely by reason of being partner in the LLP। मतलब सिर्फ पार्टनर होने की वजह से वो अनलिमिटेड लायबिलिटी में नहीं जाएगा, लेकिन उसने अगर कुछ और किया है तो वो आगे आए। An LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if the partner does not have the authority to act on behalf of the LLP in doing so particular act। इसका एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि LLP जो है उसके तय किया कि भाई हम जब लोन लेंगे तो सभी पार्टनर्स की सिग्नेचर लगेगी। अब एक व्यक्ति है वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके बोलता है बाहर जाके कि भाई मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर हूं और मेरी साइन से पूरा काम चलेगा। सामने वाला उसकी बातों पर विश्वास करके अगर लोन दे देता है, हालांकि देते नहीं है, एक एग्जाम्पल है, दे देता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सभी पार्टनर्स है? LLP है? नो, दैट पर्सन कंसर्न इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। The other person knows that the partner is no authority or does not know or believe him to be partner in LLP। चलिए आगे बढ़ते हैं। The LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful or omission on his part in the course of the business of the LLP or with his authority। मतलब LLP ने एक पार्टनर को डेजिग्नेट किया और वो पार्टनर जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है बिजनेस के अंदर, लोन वगैरह लेके या तो स्टॉक वगैरह मंगवा के पेमेंट नहीं करता है, तो ये जिम्मेदारी वो व्यक्तिगत अकेले व्यक्ति की नहीं है, लेकिन सारे LLP की और पार्टनर्स की है, लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड रिटर्न्स। डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि जो भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, फाइनल अकाउंट कितनी चीजों का होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और आगे जाके और भी आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, तो उनको डिस्क्लोजर करने हैं कि इसमें सब कुछ बताना है ट्रांसपेरेंट तरीके से। एवरी LLP शुड मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। चलिए अब हमारे काम की बात। हर एक LLP को प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है as may be prescribed relating to its affair for each year of its existence on cash basis or accrual basis according to the double entry system of accounting, and should maintain the same at its registered office for such period as may be prescribed। तो ये बुक्स मेंटेन करनी। Every LLP should within 6 months of the end of each financial prepare a statement of account and solvency for the said financial year as at the last day of the said financial year in such form as may be prescribed, and such statement should be signed by the designated partner of the LLP। मतलब सब हिसाब रखने हैं और फाइनल बैलेंस शीट भी बनाना है और एक और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी माने क्या? ये LLP जो है वो सक्षम है अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट, अगर नहीं है तो उसकी और प्रोसीजर है जो आप आगे बढ़ेंगे। Every LLP should file with the prescribed time the statement of the account and solvency with the register every year in such form and manner accompanied by such fees as may be prescribed।
मतलब ये सारी चीजें रजिस्ट्रार जो है उसके पास फाइल भी कर। द अकाउंट्स ऑफ एन एलएलपी मस्ट बी ऑडिटेड इन अकॉर्डिंग टू सच रूल्स। वो आगे हम पढ़ेंगे कि उसका टर्नओवर वगैरह पर्टिकुलर लिमिट से क्रॉस करता है तो उसको एक ना ऑडिट भी करवाना है। जरूरत पड़ने पर वो खुद वॉलंटरीली ऑडिट भी करवा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़कर इसको समझेंगे। क्या फर्क है डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी? एलएलपी जो है वो और पार्टनरशिप फर्म के इस फर्क में से आपको कोई बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारी आइटम्स है, जैसे कि कुल मिलाकर 14 यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। आपको एटलीस्ट 8 से 9 तो याद रखनी। ओके, तो मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, इसको समझते हैं। सबसे पहले कौन से लॉ के अंतर्गत ये रेगुलेशन इसका होता है, मतलब इसका एक्ट कौन सा है? तो एलएलपी में एलएलपी एक्ट 2008, पार्टनरशिप फर्म में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरी चीज, बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, partnership firm is not. Legal entity, yes, it is a legal entity. It is a separate from its member. जबकि यहाँ पर it is a group of person with no separate legal entity. Creation कैसे होगा? It is created by legal process called registration under LLP Act 2008. जबकि यहाँ पर it is created by an agreement between the partners. अब रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। एलएलपी जो है तभी जाके अस्तित्व में आएगी जब रजिस्ट्रेशन होगा। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार होता है, वहां पर हमें ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसकी जो पार्टनरशिप डीड होती है विथ स्मॉल स्टैम्प ड्यूटी फी, इसका रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, मतलब ये अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो दूसरे के ऊपर कोई लीगल सूट या क्लेम कर सकती है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मान लो कोई पार्टनरशिप है, उसने अपना सेल्स किया था क्रेडिट के ऊपर और सामने वाला 5 लाख व्यक्ति 5 लाख रुपया उसको नहीं दे रहा है। अब पार्टनरशिप चाहती है कि कोर्ट में जाकर उसके ऊपर दावा करे, क्लेम करे, तो कब कर सकती है? इफ इट इज रजिस्टर्ड। इसका रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन नाउअडेज इट इज अ प्रोसेस कि हम लोग हमारे पास आए हुए क्लाइंट को हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी इज अ परपेचुअली एग्जिस्टेंस है उसका, और कोई भी डेथ और इंसेनिटी ऑफ द रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलएलपी। जबकि पार्टनरशिप में क्या होगा? द डेथ, insanity, retirement or insolvency of the partner may affect its existence. It is no perpetual succession. मतलब मान लो कि दो पार्टनर है और दोनों का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व। किसी एक का भी होगा तो भी डिसॉल्व करना पड़ता है, लेकिन उसमें नए पार्टनर को ऐड करके इसको चालू रखा जा सकता है। नाउ Name of the LLP to contain the word limited liability partner LLP as suffix। suffix का मतलब क्या है? कोई भी नाम है तो उसमें लास्ट में LLP ऐसा लिखा होना चाहिए। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है, वो कंपनी लिखती है कंपनी लिमिटेड। एलटीडी क्या, उसमें जो हम शॉर्ट में बोलते हैं ना एलटीडी, उसका मतलब क्या है? लिमिटेड। यहाँ पर एलएलपी लिखना आवश्यक है। यहाँ पर पार्टनरशिप में ऐसा कोई नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार पार्टनर्स नाम चूज कर सकता है।
Liability of each partner limited to the extent of the agreed contribution except in case of willful fraud. ये willful fraud है। अगर एलएलपी बनाई गई है और मान लो कि वो कुछ फ्रॉड करती है, मान लो किसी ने गवर्नमेंट में जीएसटी का फ्रॉड किया, तो फिर वो लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहेगी, अनलिमिटेड बन जाएगी। Liability of each partner is unlimited. It can be extended upon the personal assets of the partner, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। Mutual agency. Each partner can bind the LLP by its own acts, but not other partners. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। LLP को बाइंड कर सकता है, लेकिन दूसरे पार्टनर्स को नहीं। Each partners can bind the firm as well as other partners by his own act. Designated partner. At least two designated partner and at least one of them shall be resident in India in case of LLP. ऐसा there is a no provision for such partner under the Partnership Act 1992. Number of the partners minimum two but no maximum limit. ये true and false में पूछा जा सकता है। Simple partnership में minimum two maximum 50. Legal compliances. Only designated partner are responsible for all the compliances and penalties under the Act. यहाँ पर all partners are responsible for all the compliance and penalties under the Act. Foreign partnership. Foreign national can become a partner in LLP. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Foreign national cannot become a partner in a partnership firm. Minor is a partner. Minor cannot be admitted to the benefit of LLP. यहाँ ये पूरा मामला ही खत्म कर दिया। Minor cannot be admitted. यहाँ पर regular partnership में minor can be admitted to the benefit of the partnership with the prior consent of the existing partner. अब पार्टनरशिप डीड में मेन क्लोजेस क्या रहेंगे? मान लो दो लोग आपके पास आए और बोले, तो इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है एक्ट के अंदर, लेकिन ये जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सारी चीजें इसमें कवर होनी चाहिए। The relationship between the partners is governed by the mutual agreement known as partnership deed. ये शब्द को याद रख लीजिए, deed. इसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप deed. It should be comprehensive to avoid dispute later on. It is usual, therefore, to find the following clauses in partnership deed, which may or may not be registered. Name of the firm and the partner. ये तो होना ही चाहिए भाई, नाम घूम जाएगा ऐसा कुछ नहीं चलता है, पर नाम होना जरूरी। Commencement and duration of the business. कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि कोई पार्टनरशिप बनाते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। कोई एक बिल्डर है, वो क्या करेगा कि एक प्रोजेक्ट जो है मान लो कि पार्टनर्स जो है वो क्या करेंगे, एक बिल्डर है, वो मुंबई के अंदर अलग अलग जगह पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाई और उसने कहा कि भाई हम ये जो पार्टनरशिप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं वो अगले 10 साल तक या उस तक कार्यरत रहेगी। तो इस तरह से भी इसमें क्लोजेस हो सकते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा कि हर लोग कुछ ना कुछ लाएंगे, नॉट लाइक दैट। अगर 4 पार्टनर है ABCD, तो A कितना लाएगा और अमाउंट B कितना अमाउंट लाएगा, इट शुड बी फिक्स्ड। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर इज ड्राइंग एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग। ड्राइंग्स मतलब कि पार्टनर को पर्सनल यूज के लिए जो फंड चाहिए तो वो पार्टनरशिप में से उठा सकता है, तो उसके भी नियम होंगे कि भाई कितना रुपया वो उठा सकता है। कोई पार्टनर है, उसने कंट्रीब्यूशन 1 लाख का किया है और वो बोलेगा कि मुझे हर महीने मुझे 20-20 हजार रुपया दे दो, तो 1 साल के अंदर तो 2,40,000 हो जाएगा उसकी पूरी कैपिटल के उपरांत। तो ऐसा नहीं होता है। The ratio in which the rate of interest to be allowed to each partner on his capital and his loan to the firm and to be charged on his drawings. तो कोई भी पार्टनर है उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, तो उसका रेट जो है वो फिक्स करना है। यहाँ पर मैक्सिमम 6% दे सकते हैं और
लोन होगा तो उसका रेट भी फिक्स कर सकते हैं। जो पैसा वो उठा रहा है एज ए ड्रॉइंग, तो उसे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना अगर क्लोज में है तो। द रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस टू बी सेड, वेदर ए पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एन सैलरी। कभी कभी ये भी तय होगा कभी चलो ये बिजनेस हम कर रहे हैं, लेकिन कोई पार्टनर है वो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा अप्रोप्रिएशन उससे देंगे, तब तक कोई सैलरी या तो ड्राइंग नहीं मिलेगा, तो इट कैन बी पॉसिबल। एनी वेरिएशन इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, मेथड ऑफ वैल्यूएटिंग गुडविल, इसका पूरा एक यूनिट है, तब समझेंगे। प्रोसीजर बाय विच ए पार्टनर में रिटायर इन द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, अगर वो पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसे किस तरह से पेमेंट होगा। मान लो 4 पार्टनर है, एक पार्टनर बोलता है कि मुझे रिटायर होना है और आज ही आज मेरे 10 लाख रुपया बनता है दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्लोज में लिखा जाता है कि भाई ड्यूज विल बी पेड विद इन 6 मंथ और 3 मंथ, लाइक दैट। Basis of the determination of the executor of a deceased partner and method of payment, treatment of losses arising out of the insolvency of a partner। मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप को आगे चलाएंगे तो नहीं चला सकते, तो कैसे करेंगे। प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, पार्टनर आपस में झगड़ पड़े तो किस तरह से समाधान करना है। प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड द ऑडिट। तो ये सारी चीजें हम किस चीज की बात कर रहे थे, इतनी सारे क्लोजेस जो है पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। एक लंबा चौड़ा 20-25 कॉलम मतलब क्लोज वाला डॉक्यूमेंट बनता है, तो आप इसको समझ सकते। Registration of the firm is not compulsory, but non-registration restricts the partner or the firm for taking any legal action। ये किसकी बात हो रही है, रेगुलर 1932 पार्टनरशिप एक्ट बात हो रही है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, नो पार्टनर हैज द राइट टू ए सैलरी। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आगे करेंगे और ये पूछा भी जाता है कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या होगा। तो कोई पार्टनर को राइट टू ए सैलरी नहीं है। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड टू बी कैपिटल, मतलब ये सारी चीजें वही है, ये तभी मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड होगी तब। No interest is to be charged on the drawings. Interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on the partner's loan to the firm, and profit and losses are to be shared equally। अगर कुछ नहीं लिखा है और कोई पार्टनर अपने द्वारा दी गई लोन पर इंटरेस्ट मांगता है तो कितनी 6% के हिसाब से दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग कैसे होगा, डीड तो है नहीं, तो इक्वली। In the absence of an agreement, the interest and salary payable to a partner will be paid only if there is a profit। अगर लॉस हुआ तो उसे कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट और सैलरी नहीं दिया जाता। इसी बात जो अभी अभी हमने पढ़ी उसके ऊपर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। A and B commence business in partnership on 1st Jan 22। No partnership agreement was made either oral or written। दे कंट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दे कंट्रीब्यूटेड 40,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। तो दो लोग हैं ए बी, कंट्रीब्यूशन कितना किया, कैपिटल 40,000 एंड 10,000। ए ऑल्सो एडवांस 20,000, 20,000 रुपया ऑन 1st जुलाई, मतलब 6 महीने बाद। ए मेट विथ एन एक्सीडेंट ऑन 1st अप्रैल 22, मतलब 3 महीने बाद, एंड कुड नॉट अटेंड द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून, मतलब 3 महीने तक वो पार्टनरशिप का काम नहीं कर सका। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December अमाउंटेड टू ₹50,600। प्रॉफिट कितना बना पूरे साल का, 50,600। डिस्प्यूट्स हैविंग been arisen between them for sharing the profit। अब दोनों लोग आपके पास आए और बोले कि भाई आप एक कंसल्टेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप बताओ कि इस काम में क्या सॉल्यूशन है।
ए क्या बोलता है, इट शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। तो क्या यह दे सकते हैं? पहली बात तो यह है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दूसरी बात है लोन। लोन के लिए मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 6% मैक्सिमम इफ नो एग्रीमेंट देयर ऑन लोन। तो एक मैटर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल, मतलब 44 और 1 यानी 80% एंड 20%। इसका जवाब क्या है? नो। अगर एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब बी क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। ओके, he should be allowed remuneration of rupees 1000 per month during the period of his illness। हमारा लॉ क्या बोलता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नो सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 6% पर एनम। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोलता है? अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट। लोन के लिए 6%, फाइन, चलिए। You are required to settle the dispute between them and distribute the profit according to the law। State reason for your answer। तो अभी हमारे पास मिस्टर ए की लोन है। लोन कब दी गई थी? 1 जुलाई 2022 की। हिसाब कब करना है? 31 दिसंबर 2022। तो 20,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 1/2 या तो 6/12। ये कितना रुपया बनेगा? यस, दैट विल बी अराउंड 600 रुपीज। प्रॉफिट कितना है? इनमें से माइनस करते हैं 600 रुपीज इंटरेस्ट। तो ये 50,000 बचा। अभी कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा? 25,000। ये हमारा गाइडेंस है। किसको? ये दोनों पार्टनर्स को। तो अब इसके आंसर्स को भी देख लेते हैं। सिंस देयर इज नो रिटन और ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, rules are applicable as per the Indian Partnership Act 1932। नो इंटरेस्ट। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। एग्जाम में अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो आपको क्या करना? ये आपके लॉ के पेपर को भी एप्लीकेबल। आपको पहले जो भी एप्लीकेबल रूल्स है या तो क्लोज है या तो सेक्शन है उसको कोट करना। ये जो रूल आप कोट करते हो या सेक्शन कोट करते हो सकता है अगर आप पूरा वर्डिंग को एज इट इज याद करके यहाँ पे लिखते हो, इट विल बी एक्सेलेंट। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वर्डिंग को याद नहीं रख सकते, चिंता की कोई बात नहीं है। आपके वर्डिंग में आप लिखोगे तो इतना अच्छा आपको लिखना है कि एटलीस्ट पढ़ने वाला इसको समझ सके। तो इसमें शॉर्ट पॉइंट लिखिए और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। सो ये यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन में हमने तो यहाँ पर बैठे बैठे डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेकिन आप पार्टनरशिप वाले को जब समझाओगे तो उसको किस तरह से समझाओगे? पहले तो आप बताओगे कायदे के बारे में कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मेरे घर की ये क्या है? ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। और पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है? नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। 6% per annum interest is allowed on the loan advance। Profit and loss will be shared equally। No remuneration is allowed to a partner for taking part in the conduct of the business if there is a no partnership deed। अभी बाकी जो है वो मैंने डिस्कस किया उसी तरह से है। Neither A और B will be allowed interest on capital। 6% इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हमने 6% 600 रुपीज माइनस करते हैं। Remuneration shall be allowed to be, तो वो 50-50% के हिसाब से तो मिल जाएगा। चलिए तो भी एक और एंट्री समझते हैं।
एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स इन द फर्म sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5. Their fixed capital were 15 lakh, 30 lakh and 60 lakh respectively. तो तीन पार्टनर है एबीसी और रेशियो क्या है 2:3:5। कैपिटल कितनी है 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख। For the year 2020, interest on capital was credited to them at the rate 12% instead of 10%. Pass the necessary adjustment and तो ऐसा हमारे पास आया है अकाउंट, आपने चेक किया तो आपको लगा कि इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा था 10% पर इंटरेस्ट पे करना, इन्होंने कर दिया है 12%। तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए एट द रेट ऑफ 10%? 1,50,000, 15 लाख पर, 30 लाख पर 3 लाख और यहाँ पर 6 लाख। कितना क्रेडिट कर दिया है? तो एक्सेस कितना किया है 30,000, 60,000। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रिकवर करेंगे तो कितना बनेगा 2,10,000। तो अभी तीनों के हिस्से में हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। कैसे करेंगे? तो 10,10,000 है मल्टीप्लाई बाय इसका कितना शेयर है ए का 2, 10 डिवाइडेड बाय 10, 2 + 3 + 5 = 10। यहाँ पर 2,10,000 मल्टीप्लाई 3/10, यहाँ पर 2,10,000 मल्टीप्लाई 5/10। इस हिसाब से ये बनेगा फिगर। तो ये कितना क्रेडिट होना चाहिए प्रॉफिट 42, 63, 105। तो नेट इफेक्ट क्या है? तो नेट इफेक्ट ये है कि सी के पास से 15,000 रिकवर करना है और ए और बी को 12,000 और 3,000 मिलना चाहिए। तो दोनों की एंट्री कैसे होगी इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो। सी का जो करंट अकाउंट होगा वो डेबिट होगा कितने से? अभी निकाला फिगर 15,000 टू एस कैपिटल इनटू बेस कैपिटल। ये अगर करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट में आप इसको एंट्री करोगे, अदरवाइज इसकी एंट्री जो है वो कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती है। सो यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे इंटरेस्ट लेस चार्ज वगैरह, इसको 10 से 12% में से 10 करके प्रॉफिट में अप्रोप्रिएट किया गया है। सो दिस वाज अ स्मॉल एग्जांपल। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ पार्टनर्स की कि भाई पार्टनर्स के अधिकार क्या है, उसके पावर्स क्या है। तो पार्टनर्स जो होता है उसे इन केस ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म द इम्प्लाइड पावर ऑफ द पार्टनर्स आर द फॉलोइंग: बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म वो कर सकता है, रिसीव्ड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसिप्ट। मतलब मान लो आप एक परचेजर हो पार्टनरशिप के पास से और आपको पैसा देना है, तो आप जो है वो कोई एक पार्टनर को पेमेंट कर देते हो तो भी वो वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक पार्टनर की सिग्नेचर चाहिए। ड्रॉइंग चेक्स एंड ड्रॉइंग एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स इन नेम ऑफ द फर्म। Borrowing money on behalf of the firm with or without pledging the inventories in trade। फर्म के नाम पर वो मनी भी बोरो कर सकता है। एंगेजिंग सर्वेंट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब कोई को एम्प्लॉय करना है तो वो कर सकता है। इन सर्टेन केसेस एन इंडिविजुअल पार्टनर हैज नो पावर टू बाइंड द फर्म। इसको समझना क्यों जरूरी है कि मान लो आप खुद बिजनेस कर रहे हो या आपका कोई क्लाइंट बिजनेस कर रहा है और दूसरी पार्टनरशिप से डील कर रहा है, तो आपको उसको गाइड भी करना है कि भाई ये पावर्स जो है वो पार्टनर के पास नहीं होते हैं। This is to say that third parties cannot bind the firm unless all the partners has agreed। ऐसी कौन सी चीजें हैं? एक तो सबमिटिंग ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म्स आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिटर के पास
जब जाएंगे वे लोग पार्टनरशिप फर्म, तो सभी पार्टनर की सिग्नेचर चाहिए। दूसरा, बैंक अकाउंट। मान लो कि आप सीए बने और आपने कोई अच्छी बड़ी बैंक ज्वाइन कर ली, एचडीएफसी, आईसीआई, और कोई करंट अकाउंट खुलवाने के लिए पार्टनरशिप में से कोई आता है, तो आपको क्या करना है, हर एक पार्टनर के साइन। Compromise or relinquishment of any claim or portion of the claim by the firm. Relinquishment means forgo करना, उसको छोड़ देना। तो कोई पार्टनर अकेला कॉम्प्रोमाइज या रेलिंक्विशमेंट नहीं कर सकता, सभी पार्टनर की सिग्नेचर चाहिए। विड्रॉल ऑफ ए शिट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मान लो कि 4 पार्टनर है, दोनों चारों ने मिलकर कोई दूसरी कंपनी के ऊपर एक दावा किया, तो वो उनको अगर विड्रॉ कोर्ट में से शिट विड्रॉ करना है, तो सभी पार्टनर के सिग्नेचर लगेंगे। एडमिशन ऑफ एनी लायबिलिटी इन इश्यूड और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। तो कोई भी लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी है तो सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर लगते हैं। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। पार्टनरशिप के नाम पर कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर्स चाहिए। एंटरिंग इन पार्टनरशिप इन बिहाफ ऑफ द फर्म। बढ़िया। कोई एक और पार्टनरशिप में ये पार्टनरशिप को पार्टनर बनना है तो उसके लिए सभी के सिग्नेचर्स चाहिए। The rights and duties of the powers and partners can be changed by mutual consent। तो वो एग्रीमेंट मतलब जो पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा होना चाहिए। नाउ आते हैं हमारे पास, मतलब अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर करना है, ये तो सारी अब तक थियरी की बात चली। तो अकाउंट्स में पार्टनरशिप एक्ट डजंट स्पेसिफाई एनी फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड दस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द बेसिक रूल्स ऑफ द अकाउंट्स। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, इस प्रकार के अकाउंट्स, लेजर अकाउंट, जर्नल, ये सारी चीजें इसमें अप्लाई होगी। There is a no much difference between the accounts of the partnership firm and that of a sole proprietor, provided there is a no change in the firm itself। ओके, तो ये सारी चीजें जो सोल प्रोपराइटर में सीखी है, एज इट इज यहाँ पर भी लागू है। कभी कभी क्या होता है, व्हेन अ पार्टनर टेक्स मनी आउट ऑफ द फर्म फॉर इट्स डोमेस्टिक पर्पस, आइदर इज कैपिटल अकाउंट कैन बी डेबिटेड और ए सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज ड्रॉइंग अकाउंट कैन बी ओपन। तो ये जो अकाउंट होता है उसको करंट अकाउंट या तो ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हमने शुरू में बात की थी कि भाई पार्टनर जो होते हैं उसका प्रॉफिट जो होता है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है, इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। An additional account is prepared and net profit is transferred from the debit side of the profit and loss account to the credit side of the new account, which is called profit and loss appropriation account. And before the profit is divided between the partners, it is necessary to record the above stated adjustment in this account। तो चलिए वो भी बनाना सीख जाएंगे क्योंकि अभी इलस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन 1 है, इसको समझते हैं। A&B starts business on 1st January 2022 with capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 500 per month and interest is to be allowed on capital at 6% per annum। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। ये हमारे पार्टनर्स है, ए बी। कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है, 30,000, 20,000। According to the partnership deed, B is entitled to a salary। मतलब पार्टनरशिप डीड है ऐसा बोल दिया है, तो हमने जो पढ़ा था पिछले एग्जाम्पल में कि क्या क्या नहीं मिल सकता, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है कि B is entitled to a salary of rupees 500 पर मंथ। तो कितना होगा साल का, 6,000।
The remaining profit was to be distributed among the partner in the ratio of 5:3. मतलब 5 माने 60%, 3 माने 40%. ड्यूरिंग 2020 मैं कुछ गलत बोल गया कि नहीं, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. 5 मतलब यहाँ पर ये किस प्रकार से होता है, 5 डिवाइडेड बाय 8 एंड 3 डिवाइडेड बाय 8. ये होता है परसेंटेज के हिसाब से 62.5, और बाकी का जो बचा है ये, इसे आप 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 100 करोगे 37.5%. During 2022, the firm earned a profit before charging salary and B and interest on capital amounting to the 25,000. During the year, A withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 for domestic purpose. यहाँ पर एक चीज हम मान लेते हैं कि ये जो विड्रॉ किया हुआ है वो लास्ट डे ऑफ द ईयर, ये हमारा एजम्पशन है. ऐसा एजम्पशन क्यों रखा है? ताकि इसका इंटरेस्ट ना मिलना. ठीक है, तो चलिए अभी जर्नल एंट्रीज हमें बनाने को कहा है, तो इसे स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज को बनाना. दिसंबर 31 को क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये 6,000 जो है सैलरी, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे. एक अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसे डेबिट करेंगे 6,000 को, और टू बीज कैपिटल में जमा कर देंगे एज ए सैलरी. सैलरी पेड टू बी एट द रेट ₹500 पर मंथ. चलिए अभी दूसरी एंट्री पे आते हैं. अब क्या करना है? अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है. 25,000 में से कितना चला गया? इंटरेस्ट टू बी अलाउड द कैपिटल एट 6% पर एनम. तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30,000 मल्टीप्लाई 6%. और बी को कितना मिलेगा? 20,000 मल्टीप्लाई 6%, 12. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल 1,800 रुपीज, मतलब 30,000 का 6%, फिर 20,000 का 6%, 1,200 रुपया टू बेस कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%. अभी 19,000 था, उनमें से और 3,000 निकल गया, तो कितना प्रॉफिट बचा? 16,000. 16,000 में रेशियो क्या है? 5:3. 16,000 multiply 5/8. Same way 16,000 multiply 3/8.
तो ये ए को मिलेगा 10,000 और बी को मिलेगा 6,000। तो तीसरी हमारी एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 16,000 डेबिट to S capital 10,000 rupees, is capital 6,000। अभी मान लीजिए कि हमें ये अकाउंट बनाना पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बहुत ही इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। कितना आया, 25,000 रुपीज। पहले क्या हमने किया है, सैलरी पे किया है, तो 20 कैपिटल सैलरी 6,000, उसके बाद एस कैपिटल एंड 20 कैपिटल क्या दिया है हमने, इंटरेस्ट। $1,800, $1,200 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर किया, एस कैपिटल अकाउंट। कितना हिस्सा, 5/8। 20 कैपिटल अकाउंट 3/8। तो ये कितना रुपया बनेगा, 10,000, 6,000। अब कितना रुपया बचा, नील, कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं है। आगे जाकर एक और इलस्ट्रेशन में पूछा भी जाएगा, तो उस वक्त हम ये नहीं बनाएंगे, सिंपल। चलिए, तो ये जर्नल एंट्रीज है जो अभी हमने की। एक और इलस्ट्रेशन को देखते हैं। राम, रहीम एंड करीम आर ए पार्टनर इन ए फर्म। 3 पार्टनर है और दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई एग्रीमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर एंड रेम्यूनरेशन पेएबल टू द पार्टनर। मतलब कोई भी चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं है या तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं। In the matter of distribution of the profits, they have put forward the following claim। यहाँ पर क्लेम इन्होंने रखा है, लेकिन क्या वो वैलिड है, ये देखना है। Ram, who has contributed maximum capital demand interest on capital at 10% per annum and share profit in the capital ratio, but Rahim and Karim do not agree। Fine। ये क्या होगा, यहां पर आपको in absence of an agreement no interest is paid। रहीम इज डिवोटेड, एक तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट, अगर इन एब्सेंस है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ये सब कहां लिखा है भाई, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड एंड सैलरी। अगर एग्रीमेंट नहीं है, नो सैलरी इज पेड in absence of salary। Karim demands interest on loan of rupees 2,000 advanced by him at the market rate of interest which is 12%। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 6% के हिसाब से आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो कितना इंटरेस्ट होगा, 2,000 मल्टीप्लाई 6%, which
arrives at 120 rupees. How shall you settle the dispute? Dispute settle करने के लिए सारी चीजें आपको लिखनी है. Prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% to the divisible profit to the reserve. चलिए, एक अच्छी बात है. क्या होता है कि प्रॉफिट के अंदर पार्टनरशिप तय करते हैं कि भाई फ्यूचर में पार्टनरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ रिजर्व फंड बनाते हैं. तो डिसाइड कर सकते हैं कि हर साल प्रॉफिट होगा तो 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा. सो यहाँ उन्होंने तय किया है, तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है. नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग एनी अकाउंट एनी ऑफ द क्लेम्स अमाउंटेड टू ₹45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस. तो अब चलिए, हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इसे बनाते हैं. यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट टेस्ट होते हैं. जैसे ये 6% लोन पर आपने जो इंटरेस्ट दिया, लोन के ऊपर दिया है, ना ही कैपिटल के ऊपर. तो ये जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया है वो P&L आइटम, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होनी चाहिए. अगर मान लो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट देंगे तो क्या होगा? कितना नेट प्रॉफिट बचा है? बाय नेट प्रॉफिट 45,000 था, उनमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट 120. तो अभी कितना बचा आपके पास? 44,880. तो एप्रोप्रिएशन किन चीजों का करना है? इसका. यहाँ पर तो सभी के क्लेम नील हो रहा है, तो कोई एप्रोप्रिएशन बचता नहीं है, लेकिन रिजर्व में ट्रांसफर जरूर होगा. कितना होगा? 10%. तो टू रिजर्व किसका 10% करना है? 45,000? नो, 44,880 का 10%, वो आएगा 44,888. अब बाकी का कितना रुपया बचा? 44,880 माइनस 44,888. ये अमाउंट बनेगी 40,392. तो यहां पर इसका बाइफर्केशन कैसे करना है? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट. 3 पार्टनर है, राम, रहीम एंड करीम. रूल क्या कहता है? इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो कितना होगा? 40,392 डिवाइडेड बाई 3, 13,464, 13,464, 13,464. दोनों का टोटल कितना बनेगा? 44,880, 44,880. स्टडी मटेरियल में यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर करेंगे. यहाँ पर ये 4044 लिखा है. ये टोटल कितना बनता है? 40,392. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. A and B starts business on 1st Jan 22 with a capital of 30 and 20. According to the partnership deed, B is entitled salary of 500. ये सब हमने देख लिया. During the year, A withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 for domestic purpose. Prepare profit and loss appropriation account. तो ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं जब हमने पहला इलस्ट्रेशन किया था तब. तो उसमें ये सारी चीजें हमने कर ली है.
यहाँ पर सिर्फ एक ही नोट आपको लगानी है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 8,000 एंड 10,000, तो ये हम मानते हैं कि ये जो है वो लास्ट डे ऑफ द ईयर था, इसलिए कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं गिना। ओके, नहीं तो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हो, दैट विल बी द इनकम फॉर द बिजनेस। तो चलिए, ये इलस्ट्रेशन पूरा हुआ। अब आते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 के। ए एंड बी स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st Jan। चलो, सब कुछ वही है। फिर 500 रुपीज पर मंथ उसे लिया जाता है। ओपनिंग कैपिटल इज 6% पर एनम। यहाँ पर स्पष्ट क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, मतलब बाद में वो ड्राइंग्स वगैरह करते हैं तो भी ओपनिंग कैपिटल पर देना है। अगर बाद में वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी ओपनिंग कैपिटल पे 6% देना है। The remaining profit are to be distributed among the partner in the ratio of 5:3 during 22. Firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting 25,000. During the year, A withdraw 8,000 and B withdraw 10,000 for domestic purpose. तो हमें करना क्या है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर ए एंड बी। चलिए, कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बना सकते हैं। आप कॉलम वाइज भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो ये अकाउंट का फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पर ऊपर ए एंड बी लिख के बना सकते हो या दोनों की सेपरेट बना सकते हो, इट इज योर चॉइस। हालांकि जब सम बड़ा होता है तो हम ये एक साथ इसको बनाते हैं, यहाँ पर समझने के लिए हम अलग अलग बना। तो चलिए, एज अकाउंट है। ए के अकाउंट में क्या हुआ था, जनवरी 1 को बिजनेस शुरू किया बाय कैपिटल। कहाँ से इंट्रोड्यूस किया था, बाय बैंक अकाउंट। कितना रुपया, 30,000। फिर दिसंबर 31 को उसने ड्राइंग किया, टू ड्राइंग। कितना रुपया किया है भाई, ए विड्रॉ 8,000, बी 10,000, तो 8,000 इज द विड्रॉ। दिसंबर 31 को प्रॉफिट शेयरिंग हुआ बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले मिला इंटरेस्ट, कितना मिला, 30,000 के ऊपर 6%, तो 1,800 रुपया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस उसी दिन अप्रोप्रिएट कर दिया गया बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, 5/8 रुपीज 10,000। तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग फिगर निकलेगा दिसंबर 31 टू क्लोजिंग बैलेंस, या तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बचेगा, 30,000 प्लस 1,800 प्लस 10,000, 41,800 लेस 8,000 रुपीज, 33,800 टू बैलेंस कैरिड डाउन। नए साल में क्या होगा, बाय बैलेंस 33,800 जनवरी 1। चलिए, अब बनाते हैं बी का अकाउंट। बी के अकाउंट में भी सिंपली सारी चीजें आएगी। फर्स्ट जैन बाय बैंक और कैश, कितना रुपया इंट्रोड्यूस किया था, 20,000। 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट 1,200 रुपया। 31 दिसंबर टू ड्रॉइंग्स 10,000 रुपीज। यहाँ पर बाय प्रॉफिट कौन कितना हिस्सा था, 3/8। तो ये 3/8 का एक और एंट्री इनके खाते में आएगी बाय सैलरी, क्योंकि हमने जब सैलरी दी थी उनको, तो बीस कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी पेड,
तो एक सैलरी 6,000 की आएगी। प्रॉफिट भी कितना बनता है? 6,000। 23,200 क्लोजिंग बनेगा 23,200 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन नए साल में 2023 फर्स्ट जैन को बाय बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 23,200 इस। तो यहाँ पर ये दोनों अकाउंट हमने बनाए, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो जैसा हमने ऊपर बनाया वैसे ही प्रेजेंटेशन है। चलिए एक और। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आज पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। हमने कंसेप्ट देखे, इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भी इसको हम और हमें 5 यूनिट करने हैं और इस यूनिट को कंप्लीट करना है, तो बहुत जल्द हम इसको कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए भाई आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। सबसे जरूरी चीज, आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अकाउंटिंग कर। ओके, ऑल द बेस्ट।